नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच छिड़ी जंग की, बात करेंगे मादुरो की और बात करेंगे ट्रंप के उस बयान की जिसने भारत में भी चर्चा बटोर ली है। तेल की राजनीति के बीच वेनेजुएला में संकट और गहराता नजर आ रहा है, जहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की है और देशवासियों से शांति और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वेनेजुएला किसी भी देश की कॉलोनी नहीं बनेगा। इसके साथ ही डेल्सी ने कहा कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से हम तैयार हैं। रोड्रिगेज ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की सैन्य आक्रामकता या बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे यह सवाल और गहराता गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी यहां रुकेगी और मादुरो का भविष्य क्या मोड़ लेगा। तेल के खेल में एक राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कई किस्म के अलग अलग बयान भी देते नजर आ रहे हैं। ड्रग्स केस में न्यूयॉर्क की अदालत में आज मादुरो की पेशी होनी है और इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम सरकार का बयान भी सामने आया है। देश में सिर्फ एक राष्ट्रपति रहेगा और वो है निकोलस मादुरो। हम वेनेजुएला को अमेरिकी उपनिवेश नहीं बनने देंगे, यानी कि कॉलोनी नहीं बनने देंगे। देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति रहेगा। ये तमाम बयान वेनेजुएला की अंतरिम सरकार की तरफ से आए हैं। इस वक्त डेल्सी रोड्रिग्स कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलमबयान जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में ये जो खेल चल रहा है, ये तेल को लेकर है या फिर वाकई ड्रग्स की कोई तस्करी का ये पूरा मामला है और किस तरीके से बात इसमें एक कदम और आगे की जाएगी, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान देकर भारत को भी इस पूरे मसले को लेकर घसीट रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी निपुण जी आपका एफएम न्यूज पर। इसमें से एक है स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं आपको। गवर्नेंस निपुण जी, जिस तरीके से वेनेजुएला पे हमला किया, हम बहुत वक्त से देख रहे थे। वेनेजुएला क्राइसिस की बात हम सभी लोग करते आए हैं, दशकों से ये सब कुछ चला आ रहा है कि हमने देखा किस तरीके से चावेज की सरकार थी, उसके बाद में मादुरो की सरकार आई। तेल पर डिपेंडेंसी के कारण कहीं ना कहीं ये देश फाइनेंशियल क्राइसिस में जाता चला गया। देश में गरीबी बढ़ती चली गई, इसकी वजह से पलायन भी हो रहा है, क्राइम भी हो रहा है। कोई दो राय नहीं है कि वेनेजुएला में क्राइम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या अमेरिका को यह अधिकार मिल जाता है कि अचानक से एक सुबह वो किसी भी देश पर हमला कर दे और राष्ट्रपति को ले जाए? दोपहर वो रात के 2 बजे हुए थे जी तो वो ना सुबह थी ना रात थी। जी पता नहीं समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि जब 2 बजे उन्होंने कार्रवाई की पूरी दुनिया जरूर जाग गई थी, तो सुबह हो गई थी, ये बात फैक्ट है। बहुत चकरा गए थे सब लोग, मैं भी उनमें से एक था कि जैसे ये खबर मिली तो मुझे भी सभी चैनल से बैठना पड़ा। लगातार कॉल आने शुरू हुए तो लगा कि भाई सुबह हो गई, जो सब लोग कॉल करना स्टार्ट कर दिए। तो आपने बिल्कुल सही बात कहा कि एकदम सुबह में ये सब घटना हुई। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, आप जानती हैं यूएन ने तो, जो यूएन के चीफ है उन्होंने कह ही दिया है, साहब कह स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये गलत हुआ है। जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने कहना था कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई नहीं हुई है। इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहते हैं कि वेनेजुएला एक सोवरेन स्टेट है और सोवरेन स्टेट के अंदर किसी दूसरे स्टेट के द्वारा की गई इस प्रकार का एक्शन, ये क्या था, एक्ट ऑफ वॉर। और बात क्या थी कि अगर आप हेलीकॉप्टर भी, एक क्राफ्ट भी किसी के अगर टेरिटरी में आप ले जाते हैं तो वह भी वायलेंस ऑफ द सोवरेनिटी होता है। आपने तो एक ऐसा काम किया जो
कल्पना से भारत आप किसी के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को आप उठा के लेकर आ गए। तो इसको तो अगर हम इंटरनेशनली बात करें, इंटरनेशनली नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये साफ साफ क्या थी, गुंडागर्दी थी। लेकिन लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये फेस है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो होती है पावर की पॉलिटिक्स, यानी कि जो शक्तिशाली है। तो एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे काफी बोले हैं, किताबें लिखे हैं, मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने आज से कई सालों पहले, सदियों पहले बात कह दी थी कि आपका अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति होती है शक्ति की राजनीति होती है। तो अमेरिका ने वही बात प्रमाणित की। और आपको याद होगा इस घटना को करने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने पीसी की थी, उस पीसी में वो उस बात को कह रहे थे कि जो हमने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता, हमारी फोर्सेस ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेन दैट इज द, ये केवल और केवल अमेरिका अपनी मार्शल पावर को दिखा रहा था कि वी आर द सुपीरियर, वी आर द हेजेमोनस। और देखिए आज जिस अमेरिका को हम देख रहे हैं ना, वो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में है, वो ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स क्या होते हैं, वी डोंट नो। इंटरनेशनल प्रतिक्रिया क्या आएंगी, वी डोंट नो। हम तो भैया आज अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेंगे। आप सोचिए, जिन्होंने अपने मिनिस्ट्री का नाम, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया हो, तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है। अमेरिका इस समय बहुत अग्रेसिव हो चुका है। उससे अपने आप को हेजेमोनस बनाने के लिए जो भी करना होगा करेगा। वो हाई से हाई रिस्क लेगा, वो फ्रंट पे आके खेल रहा है। अमेरिका की कंडीशन आज ये है कि वो बगैर परवाह करे कि इसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा। मकसद साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप पश्चिमी गोलार्ध का सिकंदर बनने की राह पर चल रहे हैं। उनका मकसद ही यही है कि पश्चिमी गोलार्ध में किसी और देश का कोई वर्चस्व ना हो और वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप एक सिकंदर के रूप में उभरे। यहां जब आप बात पावर और पॉलिटिक्स की कर रहे थे, ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ है, जो वॉर शुरू की गई है, इसमें तीनों ही चीजें अहम है। देखिए यहाँ ऑयल की भी बात है, यहाँ बात पावर की भी आ जाती है, पॉलिटिक्स की भी बात आ जाती है। और कहीं ना कहीं आज जब ट्रंप ने का एक और बयान वायरल हो रहा है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि रूस से तेल लेना जो भारत ने कम कर दिया है, कहीं ना कहीं वो भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए कहा है। उन्होंने साफ कहा, दे नो दे नीड टू मेक मी हैप्पी। वो भारत को भी इसमें घसीट रहे हैं, रूस को, चीन को, सबको एक बार में ट्रंप यहां पर मात देना चाहते हैं। 303 बैरल वेनेजुएला के पास कच्चा तेल रहता है। अगर बात सऊदी अरब की कर ली जाए, 267 बैरल कच्चा तेल सऊदी अरब के पास रहता है। सभी जानते हैं वेनेजुएला एक छोटा सा देश है और इस छोटे से देश के पास जो तेल का रिजर्व है, इसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है वेनेजुएला सही दिशा में। देखिए, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी को लेकर जो स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल गलत है। रीजन क्यों है उसका देखिए तर्क है। कहने को तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का वॉर हमने रुकवाया, हमने फोन किया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। हाँ, कहने को तो कल को डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि मैंने भारत में सूर्य निकलवाना बंद कर दिया है, दिल्ली में सूरज नहीं दिख रहा है। अब कहने को तो कोई कुछ भी बोल दे, इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम बात करें कि रशिया से जब हम लोग तेल खरीद रहे थे, तो रशिया इंटरनेशनल मार्केट से पर बैरल 20 से 25 डॉलर पर बैरल कम में दे रहा था, यानी कि उनको सस्ता तेल दे रहा था। हाल के दिनों में क्या हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से रशिया ने वो घटाकर क्या कर दिया है, मात्र 1.5 या 2 आपका डॉलर कर दिया है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। तब भी मान से ठीक है कि 1.5 या 2 का अंतर आपको इंटरनेशनल मार्केट से रशिया से देखने को मिल रहा है। लेकिन रशिया से दिक्कत क्या होती है, हमारा शिपिंग और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो ज्यादा बैठती है इन द कंपैरिजन ऑफ द सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर। इन कंट्री के मुकाबले हमारा शिपिंग जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, हमारी ज्यादा बैठ जाती है रशिया से। तो मुनाफे का सौदा ये है कि हम सऊदी से खरीद ले, यूएई से खरीद ले। आज की डेट में उस समय मुनाफे का सौदा था क्योंकि रशिया 20 से 25 बैरल कम डॉलर पर बैरल कम दे रहा है, तो वो फायदे का सौदा था। तो आज हमको फायदा रशिया से लेने में नहीं है। ये तो इसका उत्तर हुआ। दूसरा, अब रशिया, चीन अब इनको मात नहीं दे रहे हैं, बल्कि अब रशिया और चीन के लिए रास्ते खोल रहे हैं। मैं आपको 2026 का बता रहा हूँ मंसल जी। 2026 में आप देखिएगा, 26 में ही चीन कोई बड़ा एक्शन लेगा
जिसको कोई भी कंट्री ये नहीं कह पाएगा कि गलत है रीजन, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने सेट कर दिया। आज रशिया भी तो कर सकता है। अभी मैं देख रहा था, एक सीनेटर है अमेरिका के, उन्होंने खुद कहा कि कल को पुतिन साहब जाएं और जेलेंस्की को उठा के लेकर आ जाएं, कि इससे क्या दिक्कत है। कल को चीन उठा के ला सकता है ताइवान से किसी को भी, ताइवान को मिला लेगा, आप क्या बोल पाएंगे। तो आप माफ नहीं दे रहे हो, बल्कि आप तो क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्योस क्रिएट कर रहे हो, आप अराजकता क्रिएट कर रहे हो। तो मात देना थोड़ी ना हुआ, ये तो आपने एक फ्रंट लाइन खोल दिया। मात देना तो आप चीन को समझाएं जाकर जरा, आप चीन पर अटैक करें, जिनपिंग को उठा के लाए तो हम माने कि आपने मात दे दी। तो मतलब ठीक है, आप कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, चीन के साथ संबंध अच्छे थे, आपके संबंध रशिया के साथ में संबंध अच्छे थे, वेनेजुएला को बात मानते हैं, लेकिन मात देना उससे उस प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं ना। आप सोचिए, रशिया यूक्रेन वॉर है आपका, आप आज तक रुकवा नहीं पा रहे हैं, रशिया आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो मात देना तो वहां पर बात थी। अब ये तो क्या है कि ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं, चाइना के, रशिया के। कल को आप ईरान पर अटैक कर देते, आप कहेंगे हमने तो रशिया चाइना दोनों को अकल ठिकाने लगा दी ईरान पर अटैक कर कर। भाई हर कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखता है कि मुझे कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है। तो मैं इसको नहीं मानता कि अमेरिका ने ऐसा कर दिया, बल्कि अमेरिका ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्योस के लिए एक रास्ता खोल दिया है। और कहीं ना कहीं ट्रंप तो जाने ही जाते हैं अपने केओटिक नेचर के लिए, किस तरीके से वो जगह जगह केओस क्रिएट करते हैं, कभी अपने बयानों से, कभी अपने पोस्ट के जरिए। ये समझाएं कि आखिर अमेरिका का यहाँ पर मकसद क्या है और क्या आर्थिक एजेंडा क्या है अमेरिका का यहाँ पर, क्योंकि दुनिया आर्थिकी से ही चलती है। ये हमला, ये राष्ट्रपति मादुरो को उठा कर ले जाना, ये महज नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल नहीं है। नहीं, नार्को टेररिज्म के खिलाफ अगर लड़ाई होती तो मैक्सिको है और 2-3 कंट्री और वहां के लैटिन अमेरिका के हैं जहां से ज्यादा अमेरिका में ड्रग्स आता था। ये तो 4-5 नंबर पे आता है कंट्री वेनेजुएला, जिससे में ड्रग्स जाता था, तो वहां पे कार्रवाई करते हैं। वहां पे तो कार्रवाई नहीं की। दूसरा, आप तेल देखिए, तेल का ही मेन है। आप सोचिए, जब डोनाल्ड ट्रंप पीसी कर रहे हैं तो पीसी में क्या बोला कि अमेरिका की कंपनियां जो है बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और कंपनियां बड़ी हैं तो कंपनियों के थ्रू हम क्या करेंगे, वेनेजुएला का तेल निकालेंगे। एक्चुअली अमेरिका जो है ऑयल जो सेक्टर है उसका बादशाह बनना चाहता है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। और दूसरा, जो रशिया को सप्लाई हो रही थी वेनेजुएला से तेल की, वो सप्लाई कहीं ना कहीं रोकना चाहता था। चीन को सप्लाई होती थी, देखिए इनलीगल तरीके से सप्लाई कर पा रहा था वेनेजुएला, क्योंकि प्रतिबंध इतने सारे थे कि वो कर ही नहीं पा रहा था। तो उस तरह के भी प्रतिबंध लगा के वेनेजुएला पे कंट्रोल कर कर जो रशिया को, चीन को जो सप्लाई हो रही थी उनको रोकने का प्रयास करना, वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल कर कर अपने आप को बेताज बादशाह बना देना ऑयल इंडस्ट्री का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने अपने इंटरेस्ट को, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके थे कि वेनेजुएला पर अमेरिका को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये बात तो अब की नहीं है, पहले वो पिछले कार्यकाल में बोल चुके थे, इस कार्यकाल में उन्होंने करके दिखा दिया। अब ठीक है कि जो प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो कहे कि हम डोनाल्ड ट्रंप का नहीं बनने देंगे, स्थिति खराब हो जाएगी, वहां बॉम्बार्डिंग करेगा अमेरिका, बम गिराएगा। डेल्सी रॉड्रिग्स जो इस वक्त कार्यकारी राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला की, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके का इनका कार्यकाल रहा है, और क्या वाकई देश की इस अंतरिम सरकार में वो ताकत है कि ट्रंप से बातचीत कर सकें, या फिर दोनों देशों के बीच कोई बीच का रास्ता निकल जाए, समन्वय की स्थिति आ जाए? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वो पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, नीतीश जी जब उस पूरे ऑपरेशन को ध्यान से देखे हैं तो आपने उस बात में नोट की होगी कि एक सिंगल भी कोई एक्शन अमेरिका की फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे प्री प्लान था सब कुछ। भाई, सेना का कोई स्टेटमेंट नहीं, सेना की कोई कार्रवाई नहीं, आप प्रेसिडेंट के घर में घुस गए, कई कई लेयर की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए कैसे घुस गए आप, और उनको किसी सुरक्षित स्थान पे क्यों नहीं लेके जाया गया प्रेसिडेंट को। तो इसका मतलब क्या था कि भीतरी रूप से सीआईए ने कुछ अपनी अच्छी व्यवस्था की थी। और अगर किसी देश की सिक्योरिटी इतनी बड़ी ब्रीच हो जाए तो मैं ये मान कर चलूंगा कि अंदरूनी हालात बहुत अच्छे नहीं है, आप भले ही कुछ भी कहते रहे।
भाई आप कल्पना कीजिए, कोई ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री के आप अंदर जाएं, उसके प्रेसिडेंट को आप उठा कर लेकर आ जाएं, और कोई छोटा मोटा देश थोड़ी, 3 करोड़ की आबादी का देश है। हम्म 1 लाख की उनकी सेना है, 3 लाख की खुद माद्रो की जो थी अपनी मिलिशिया उसने बनाई हुई थी। यानी हम्म कि 4 लाख की फोर्स में कोई उसके ऊपर कोई किस तरह का रिएक्शन नहीं किया गया अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, और आराम से आप बेडरूम से उठा के लेकर आ गए हम्म मादुराओ को। तो ये चीज, और जबकि साउथ जो लेटिन अमेरिका है, उन कंट्री में सबसे ज्यादा अगर एयर डिफेंस सिस्टम किसी का बेहतरीन था तो केवल इसी का था, वेनेजुएला का। हम्म उसके बाद भी आप उठा कर लेकर आ गए, मीन डेट, यानी कि आपका आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। हम्म विपक्ष की नेता अलग तरह के बयान दे रही है। हम्म तो बहुत सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि, हाँ ये जरूर है कि आज का जो बयान है, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, ये हो सकता है कि चीन और रशिया के प्रभाव में, उनके इन्फ्लुएंस में क्या रहे होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला का प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अगला यूक्रेन बनना चाहेगी। हम्म अच्छा, ट्रम्प ने अब आज जो बयान दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड को भी सतर्क किया है। ग्रीनलैंड पर भी नजर अब ट्रम्प डाल रहे हैं। पश्चिमी गोलार्ध की राजनीति की अगर हम बात करें, ग्रीनलैंड पर तो नजर क्या होगा? नहीं, देखिए ग्रीनलैंड के ऊपर भी अमेरिका पहले बोल चुके हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने हाँ पहले ही कहा है कि ग्रीनलैंड को तो अमेरिका में मिला लेना चाहिए, हाँ ताकि जो ग्रीनलैंड के पूरे रिसोर्स, देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, अमेरिका को इस समय एक ही सनक सवार है जिसको हम लोग कहते हैं हेजेमोनस। अमेरिका को लगता है कि दुनिया मेरी बात सुनती नहीं है, शक्ति का संतुलन जो है वो पूर्ण रूप से बन चुका है, पावर का सेंटर होल हम्म मेरे पास होना चाहिए था, सेंटर मेरे पास होना चाहिए था। आज उस सेंटर को लाने के लिए, वो अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, हम्म वो नए नए जगहों पर दावा करना शुरू कर दिए हैं। हम्म और दावे ने कब्जा करने वाली स्थिति बन गई है, कब्जा करने की स्थिति में वो जा चुके हैं। तो ये तो होगा। और जो मैंने आपको कहा कि जब आप किसी मिनिस्ट्री का नेम चेंज कर दिए, जी जिसको आप बोलते थे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री, आज उसको आप बोलते हैं वॉर मिनिस्ट्री, तो इसका मीनिंग स्पष्ट है कि वो आगे और भी ऐसे ऑपरेशंस करेंगे। हम्म अच्छा, इस पूरी ये बात राजनीति क्लियर है। का निपुण जी, जो पश्चिमी गोलार्ध में इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके की ट्रम्प की महत्वाकांक्षाएं हैं, इसका भारत की ग्रोथ पर, भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये हम नकार नहीं सकते कि दुनिया में जिस तरीके की वॉर सिचुएशंस अलग अलग जगह पर बनी हुई हैं, उसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ता है। देखिए निश्चित रूप से पड़ेगा, और किसी भी कंट्री में पड़ेगा। एक तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर वेनेजुएला का ऑयल सप्लाई कम होता है, क्योंकि भारत भी वेनेजुएला से तेल हाँ खरीदता था, कम ज्यादा वो अलग विषय है, हम्म तो खरीदता तो डेफिनेट बात है भारत को और जगह से ऑयल खरीदना पड़ेगा, तो ऑयल प्राइसेस हाइक होंगे, तो भारत को एक पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हम्म और होगा क्या कि जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो मिलता है ऑयल, हम पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ियों में, सब कुछ करते हैं, ये सब महंगी होंगी, तो अंदरूनी भी इश्यूज क्रिएट होंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, देखिए भारत जो है ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर बोलता है, हाँ और हमने प्रमाणित भी करा है। और ये जो एक्शन था ग्लोबल साउथ के ऊपर था। हम्म तो इससे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि एक ग्लोबल साउथ कंट्रीज में एक देखिए अब क्या होगा कि कोई भी छोटा देश अमेरिका की किसी बात को मना नहीं कर पाएगा, हम्म वो जैसा चाहेगा खौफ की वैसा करना, स्थिति क्योंकि हो उसको जाएगी। डर होगा कि जब, हाँ कि जैसे उसको उठा के हमको उठा के डोनाल्ड ट्रम्प ले आएंगे। हम्म तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हर देश भयभीत रहने लगता है। अब इस कंडीशन में जो ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर बता रहा है, उसकी, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। इधर हमला वेनेजुएला पर अमेरिका कर देता है, और ग्रीनलैंड को लेकर बयान देता है, फिर भारत को लेकर भी बयान देता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत को लेकर ट्रंप की का कोई बड़बोलापन सामने आया हो। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी ट्रंप ने ये बयान जारी किया था कि मैंने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद में ये वॉर रुक गई है। इसको भी विपक्ष ने खूब तूल दिया था। आज एक बार फिर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप अपने मंत्रियों के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मोदी इज अ स्मार्ट गाय। तो इस तरीके के जो बड़बोलापन है वो ट्रंप का पहले से ही नजर आता रहा है। लेकिन वेनेजुएला के ऊपर हमला, एक देश के राष्ट्रपति को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके, उसको गिरफ्तार करके आप लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर आना
जो कि असल में एक अपहरण कहलाएगा। ये सब एक अनिश्चितता और अराजकता का रास्ता खोल रही है, अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। न सिर्फ छोटे देशों में भय का माहौल होगा, बल्कि लोगों का शायद विश्वास भी इंटरनेशनल लॉ पर से उठ जाएगा, क्योंकि अगर कोई देश ताकतवर है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी छोटे देश के ऊपर अचानक आक्रमण कर देगा, रातों रात वहां की पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, उसके बाद भी उसको धमकाता रहेगा, कभी भी कहीं भी अपने देश की सेना भेज सकता है। ये तमाम जो स्थितियां हैं वो दुनिया भर के लिए एक अच्छा इशारा नहीं है। खास तौर पर पावर और ऑयल के लिए ये जो लड़ाई है, हमने देखा कि शुरू से ये लड़ाइयां चलती आई हैं और ये लड़ाई अब एक अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका की दादागिरी बढ़ती चली जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को किस तरीके से सुलझाया जाएगा। एक और चीज यहां गौर करने वाली है, कुछ ही दिन पहले मादुरो ने खुद चैलेंज किया था कि अमेरिका रुका क्यों है, हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ो और मुझे पकड़कर ले जाओ कायरों। और अमेरिका ने वही कर दिखाया। अमेरिका आया बहुत ही शांति से, बिना किसी विरोध का सामना किए अमेरिका आता है, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उसके सैनिक पकड़ते हैं और अपने देश ले जाते हैं।